हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26, यू नो व्हाट आई मीन। ओबरॉय पैलेस। धुनकी इस वक्त ओवल में थी और दरवाजे से लगकर खड़ी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा बंद होने के बाद भी कोई है जो उस पर नजर रख रहा है, कोई है जो उसे देख सकता है। वो खुद में ही सिमट रही थी। उसकी फीलिंग उसे कह रही थी कि वो गलत नहीं हो सकती। जरूर कुछ ना कुछ तो गलत है उसके साथ जो वो समझ नहीं पा रही। उसके दिमाग में बस बार बार एक ही ख्याल आए जा रहा था और वो था स्वरांश का, कि इन सब चीजों के पीछे स्वरांश का ही हाथ है। कल जिस तरह से स्वरांश ने उसे आई हेट यू कहा था, उसके बाद तो उसका शक स्वरांश पर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। उसने जल्दी से क्लोजेट की तरफ आकर अपने कपड़े निकाले और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उसे चेंजिंग रूम में जाते हुए देख एक शख्स का चेहरा गुस्से से कांप रहा था जो धुनकी के सामने नहीं था, लेकिन उसे देख सकता था। वो उसे एक एलईडी स्क्रीन पर देख रहा था जो साइज में काफी बड़ी थी और उस पर धुनकी के रूम की लाइव फुटेज चल रही थी जहां वो कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। वो शख्स चाहता था कि वो अपने कपड़े अपने रूम में बदले, लेकिन वो तो दूसरी तरफ जा चुकी थी जिसकी वजह से उस शख्स को गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल उसने उस स्क्रीन को बंद किया और अपनी जगह से उठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ धुन की तैयार होकर रूम से बाहर आई। आज प्रियांशी की कॉकटेल पार्टी थी, जिसकी सारी तैयारियां धुनकी को करनी थी। उसने कल पूरा दिन खाना नहीं खाया था, इसलिए अब उसे जोरों से भूख लग रही थी। नीचे आकर वो सीधा डाइनिंग टेबल पर आई जहां पर ब्रेकफास्ट लगने की तैयारी हो रही थी। वो आकर इधर उधर देखने लगी। वसुंधरा जी को देखकर उसे बहुत अजीब लगता था। वो सोच रही थी कि वो अपना खाना अपने रूम में ले जाकर खा ले, लेकिन वो ऐसा कुछ करती उससे पहले ही वसुंधरा जी वेदिका के साथ वहां पर आई। वेदिक के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अभी अभी आधा घंटा वो वसुंधरा जी के साथ बिताकर आई थी और अब उस आधे घंटे में उसने क्या किया होगा ये तो उसकी शातिर मुस्कुराहट ही बता रही थी। उन दोनों को देखकर धुनकी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वही वसुंधरा जी धुनकी के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? ये बोलते हुए उन्होंने अपना हाथ धुनकी के गाल पर रखा हुआ था। धुनकी उन्हें हैरानी से देखने लगी। आज तक तो वसुंधरा जी ने कभी उससे प्यार से बात नहीं की थी, तो आज अचानक से उनकी जुबान से ये फूल क्यों बरसने लगे? उसने अब एक नजर वेदिका की तरफ देखा जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो वापस वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ कुछ नहीं, बस यूं ही। वसुंधरा जी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कल रात ओबरॉय पैलेस में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हमें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बताओ, हमारे ही घर में हमारे ही मेहमान के साथ इस तरह का बर्ताव, प्लीज माफ कर देना हमें बेटा। उनके मुंह से अपने लिए बेटा सुनकर अब धुनकी और भी ज्यादा चौंक गई। वसुंधरा जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ तुम हमसे नाराज होगी, हमने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, लेकिन अपनी ये नाराजगी अब तुम छोड़ दो। हमारे बीच जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें कल रात की तरह भूल जाओ। आइंदा मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तुम्हें गलत समझा धुनकी। मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर हमारे बेटों को फंसाने के इरादे से आई हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद को ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये बात हम समझ चुके हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। उनकी बात पर धुनकी हल्का सा मुस्कुराई, कम से कम उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वो जल्दी से बोली, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आंटी जी। आप बड़ी हैं मुझसे। अगर आपने मुझे कभी डांटा भी है तो मुझे उस डांट का बुरा नहीं लगा और मुझे खुशी है कि आपकी मुझे लेकर जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। धुनकी की बात पर वसुंधरा जी मुस्कुराए और फिर उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर इस तरह से जाते हुए देख स्वरित जो अभी अभी वहां पर आया था वो हैरान हुआ। वो मुस्कुराते हुए जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और बोला, क्या बात, आज तो घर का माहौल काफी अच्छा लग रहा है। वसुंधरा जी मुस्कुराए और बोली, अच्छा तो लगेगा ही,
मुझे तो कोई और भी अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए उन्होंने जब धुनकी की तरफ देखा तो धुनकी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी स्वरांश वहां पर आया और स्वरांश आते ही धुनकी की तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। धुनकी ने भी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों की गहराई को महसूस कर अब वो एक बार फिर से उन सब चीजों के बारे में सोचने लगी जो उसके साथ पिछले कुछ दिनों से हो रही थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। स्वरांश अपनी जगह पर बैठा और बोला, आज तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर है, प्रियांशी कहाँ है? धुनकी जल्दी से बोली, मैं उसे जाकर बुलाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही अपनी जगह से उठने लगी, स्वरित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कोई जरूरत नहीं है, घर पर बहुत सारे सर्वेंट हैं ये काम करने के लिए। तुम बैठो और अपना ब्रेकफास्ट करो, कल पूरे दिन तुमने ढंग से खाना नहीं खाया है धुनकी। अगर ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? अब अगर तुमने खुद से नहीं खाया ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। स्वरित की बात पर धुनकी का चेहरा एकदम से लाल हो गया। वहीं वसुंधरा जी मुस्कुराने लगी, जैसे वो धुनकी को छेड़ रही हो। धुनकी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, सच में उसे शर्म आने लगी थी। स्वरित और धुनकी को यूं देखकर स्वरांश ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ चम्मच बुरी तरह से कस लिया। स्वरित ने धुनकी के प्लेट में खाना सर्व किया और बोला, ये एक्स्ट्रा पराठा तुम्हारे लिए। धुनकी जल्दी से बोली, लेकिन मुझे इतना नहीं। स्वरित उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, खा रही हो या फिर मैं अपने हाथों से खिलाऊं? मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी वो बोल ही रहा था कि वसुंधरा जी जल्दी से बोली, हाँ हाँ स्वरित तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे मनाना पड़ेगा। एक काम करो तुम ही इसे अपने हाथों से खाना खिलाओ। उनकी बात पर स्वरित मुस्कुराया और उसने सच में निवाला बनाकर धुनकी के होठों की तरफ बढ़ा दिया। अब भला धुनकी कैसे ही अपना मुंह बंद रख सकती थी। उसने भी अपने होठों को हल्का सा खोल दिया और उन दोनों को यूं देखकर स्वरांश के हाथों से अब वो चम्मच कसकर नीचे गिर गया। उसके हाथ पर वो चम्मच चुभ भी गया था जिसकी वजह से उसके नाखून के पास से खून बहने लगा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। ये बोलकर वो जल्दी वहां से चला गया और उसे यूं जाते हुए देख वेदिका के चेहरे पर गहरे एक्सप्रेशंस आ गए। जिस तरह से स्वरांश गया था कोई और समझे या ना समझे, लेकिन वेदिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि धुनकी और स्वरित को एक दूसरे के करीब आते हुए देख स्वरांश को जलन हो रही है। वो खुद से बोली, अब बेशक से कुछ भी हो, लेकिन मैं वो करके ही रहूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। बहुत मजा आ रहा है नाइस धुनकी को ऐसा प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट पाकर। देखना कैसे आज रात को इसका तमाशा बनाती हूँ मैं। इसे लग रहा होगा कि अब तो इसे ग्रीन कार्ड मिल गया, बहुत जल्द ही ये ओबरॉय पैलेस की मालकिन बन जाएगी, लेकिन इसे इसकी औकात आज रात को पता चलेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और सब लोग वहां से चले गए। स्वरित को अपने ऑफिस में थोड़ा काम था तो वो ऑफिस जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक से धुनकी उसे रोकते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय। उसकी आवाज सुनकर स्वरित ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ धुनकी? सब ठीक तो है ना? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? धुनकी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, वो मुझे आपसे कुछ कहना था मिस्टर ओबरॉय। उसकी बात पर स्वरित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कहीं तुम मुझे वही तो नहीं कहना चाहती जो मैं सोच रहा हूँ? धुनकी हंसी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर ओबरॉय, आपकी फीलिंग्स की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और सच कहूँ तो मुझे भी आप पसंद है, लेकिन शायद वो प्यार भरा इजहार जो आप मुझसे चाहते हैं मैं कभी नहीं कर पाऊँ। पता नहीं क्यों इन सब चीजों में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मैंने तो कभी शादी और इन सब चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। अभी वो बोल ही रही थी कि स्वरित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, लेकिन अब तुम्हें सोचना पड़ेगा धुनकी, मेरे लिए, हम दोनों के लिए। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था और उसकी बातें सुनकर धुनकी अब एक बार फिर से शर्माने लगी थी। अगले ही पल अब उसने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और बोली, एक्चुअली ये सब बातें हम बाद में करेंगे मिस्टर ओबरॉय, पता नहीं क्यों कुछ कुछ होने लगता है मुझे। आप फिलहाल मेरी बात सुनिए।
मुझे आपसे कहना था कि क्या आप मेरा रूम चेंज करवा सकते हैं। मेरा मतलब है अभी जिस रूम में मैं हूँ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं किसी और रूम में। उसकी बात सुनकर स्वरित उसकी बात बीच में काट कर बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें उस रूम में क्या प्रॉब्लम है? धुनकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वरित को असली बात कैसे बताएं। वो कैसे उससे कहे कि उसे उसके रूम में क्या फील होता है। इसलिए वो जल्दी से बात बदलते हुए बोली, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मैं यूं ही बोल रही थी। खैर अगर कोई रूम नहीं है तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरित बोला, ऐसी बात नहीं है धुनकी, मैं अभी एक सर्वेंट को बोल देता हूँ, वो तुम्हारा रूम चेंज करवा देगी। ये बोलकर उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो सामने ही उसे सर्वेंट नजर आई। उसने इशारे से उस सर्वेंट को बुलाया। वो जल्दी से स्वरित के सामने आकर खड़ी हुई। स्वरित ने उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, आप धुनकी का सारा सामान मेरे बगल वाले रूम में शिफ्ट करवा दीजिए। आज से धुनकी वहीं पर रहेगी। उसकी बात सुनते हुए धुनकी मुस्कुरा रही थी। कितनी आसानी से स्वरित उसकी हर एक बात मान लेता था। सच में ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना किसी किसी की किस्मत में होता था। वो एक तरफ अपनी किस्मत पर खुश भी हो रही थी और दूसरी तरफ उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो अपनी जिंदगी में ये फैसला लेना चाहती है। स्वरित ने धुनकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ चाहिए क्या? धुनकी ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया। स्वरित ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगा, धुनकी ने एक बार फिर से रोका, मिस्टर ओबरॉय, एक मिनट रुकिए ना। उसकी बात सुनकर स्वरित ने वापस पलटकर उसकी तरफ देखा। धुनकी उसके करीब हुई और अपना चेहरा झुकाकर बोली, मुझे नहीं पता कि ये प्यार क्या होता है। ये कितने दिनों में होना चाहिए। ये कैसा होता है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो आप मुझे अच्छे लगते हैं मिस्टर ओबरॉय, और आपके जैसा लाइफ पार्टनर तो किसी भी लड़की के लिए उसका ड्रीम पार्टनर होगा। अपनी फीलिंग्स के बारे में तो मैं कब कंफर्म होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना मेरी खुशकिस्मती होगी। उसकी बात पर स्वरित के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने धुनकी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें याद होगा कल रात मैंने तुम्हें टेरेस पर आने के लिए कहा था, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद वो सब हम दोनों के दिमाग से निकल गया। एक्चुअली कल सिचुएशन भी सही नहीं थी, लेकिन आज मैं टेरेस पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी बात पर धुनकी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। ऊपर रेलिंग से लगकर खड़े स्वरांश ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। उसका चेहरा अब एकदम लाल हो चुका था। उसने अपना हाथ जोर से रेलिंग पर मारा और बोला, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ करना होगा। कुछ तो ऐसा जिससे ये सब रुक जाए। मैं ये सब चीज नहीं देख सकता हूँ। गौर मुझे क्या हो रहा है। गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गया और बोला, जलन? नो वे, मुझे जलन नहीं हो सकती। वो भाई है मेरे, उनसे जलन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ मेरा धुनकी पर गुस्सा है क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे भाई को फंसा रही है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और अब धुनकी भी मुस्कुराते हुए स्वरित को देख रही थी जो वहां से बाहर जा रहा था। उसने अब वापस उस सर्वेंट की तरफ देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और वो उस सर्वेंट के साथ अपने रूम में आ गई ताकि उसका सारा सामान शिफ्ट किया जा सके। तकरीबन आधे घंटे में ही सारी शिफ्टिंग हो चुकी थी और धुनकी अपने नए रूम को देख रही थी। वो अब वहां पर काफी रिलैक्स फील कर रही थी, जहां उसे अपने पहले वाले रूम में लग रहा था कि वो किसी की नजरों में है। ये रूम उसे काफी कंफर्टेबल लग रहा था। वो अभी बेड पर बैठी ही थी कि रूम का दरवाजा खुला और स्वरांश अंदर की तरफ आया। स्वरांश को वहां पर देखकर धुनकी ने मुंह बनाया और बोली, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या मिस्टर स्वरांश ओबरॉय? कभी भी किसी के रूम में बिना उसकी इजाजत के चले जाते हो क्या? स्वरांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, किसी के रूम में तो नहीं, लेकिन तुम्हारे रूम में आने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, सामने कोई ढंग का इंसान हो तो उससे इजाजत भी ले जाए। लेकिन तुम्हारी इजाजत
आई डोंट थिंक सो, तुम्हारी और तुम्हारी इजाजत की कोई वैल्यू है। ये बोलते हुए उसकी गहरी नजरें धुनकी पर और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और धुनकी गुस्से से उसे देख रही थी। वो गुस्से से बोली, तुम चले जाओ यहाँ से क्योंकि मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। स्वरांश उसके करीब आया और बोला, तो और क्या करना चाहती हो? मेरे भाई के करीब जाना चाहती हो, इसीलिए तो रूम भी उसके बगल वाला ले लिया ताकि रात को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यू नो वॉट आई मीन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और धुनकी उसकी बात का मतलब समझकर बस गुस्से से उसकी तरफ देखती रह गई। एपिसोड 27, नहीं जाने दूंगा तुम्हें खुद से दूर, नहीं जाने दूंगा। ओबरॉय पैलेस। स्वरांश की बातें सुनकर धुनकी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था, जबकि स्वरांश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। लेकिन अब धुनकी भी मुस्कुराए और फिर हंसते हुए बोली, तुमसे और क्या उम्मीद करूं मैं मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। बस यही उम्मीद की जा सकती है तुमसे। तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाले इंसान से उम्मीद करना मतलब अपना सर पत्थर पर मारना, जिसे मारने का मुझे कोई शौक नहीं। अब अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले ही पल स्वरांश ने उसकी कमर को जोर से दबाया और बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैं बकवास करता हूँ? मेरी सोच घटिया और तुम्हारी क्या? जानबूझकर तुमने ये कमरा लिया है ना ताकि तुम मेरे भाई के आसपास रह सको, कभी भी उसके रूम में जा सको और खासकर रात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी ने उसे जोर से धक्का दिया। स्वरांश लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गया। धुनकी गुस्से से कांपते हुए बोली, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैं तुम लोगों के लिए काम करती हूँ, चले जाओ यहाँ से स्वरांश ओबरॉय, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। मैं चुप सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम प्रियांशी के भाई हो और दूसरा कारण कि मैं मिस्टर ओबरॉय की बहुत रेस्पेक्ट करती है और मैं नहीं चाहती कि वो जिसे इतना प्यार करते हैं, अपने जिस भाई को इतना अच्छा समझते हैं, मैं उसे सबके सामने जलील करूं, इसीलिए चुप हूँ। वरना तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि अब तक तो मैं सबके सामने तुम्हारा ये घटिया चेहरा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसकी दर्द से चीख निकल गई क्योंकि स्वरांश ने उसके करीब आकर उसकी कलाई को बुरी तरह से मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया था। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मेरे घटिया चेहरे के बारे में बात कर रही हो तुम? और अपना अपना क्या? अपने घटिया चेहरे के बारे में बात नहीं करोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता जो ये तुम मासूम बनकर मेरे भाई के सामने ड्रामा कर रही थी कि तुम्हें दूसरा रूम चाहिए, मुझे समझ में नहीं आएगा। उसकी बात सुनते हुए धुनकी को समझ नहीं आ रहा था कि स्वरांश को आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर वो दूसरे रूम में जा भी रही है तो उसे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, जो बेहद सार्कास्टिक थी। अब उसे समझ में आया कि उसे अपने ही कमरे में ऐसा क्यों महसूस होता था कि वो किसी की नज़र में है। मतलब स्वरांश ने उसके रूम में कुछ तो करवाया था, शायद कोई कैमरा लगवाया हो जिससे वो धुनकी पर नजर रख सकता था और अब उसे इसी बात पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि धुनकी उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई है, तो स्वरांश को सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। उसे हंसते हुए देख स्वरांश के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। उसने धुनकी को एक झटके में छोड़ दिया। धुनकी उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोली, अब मुझे समझ में आ रहा है मिस्टर स्वरांश ओबरॉय कि आपको मेरे उस रूम को छोड़ने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। इतने घटिया इंसान होंगे आप नहीं सोचा था मैंने। लेकिन अब आपका हर रोज एक और ही रूप मेरे सामने आ रहा है और वो पिछले वाले रूप से और भी ज्यादा घटिया होता है। स्वरांश गुस्से से दांत पीस रहा था। धुनकी अब उसके करीब आई और बोली, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, लेकिन आप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा लेकिन अब मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अब अगर आपने मुझे मेरे करीब आकर गलत तरह से टच किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, सबके सामने आपकी सच्चाई बताऊंगी। और हाँ, ये मत समझिएगा कि आप ज्यादा चालाक है तो आपने कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। बेशक से चोर कितना भी पुराना क्यों ना हो,
हर चोर की चोरी पकड़ी जाती है, आपकी भी पकड़ी जाएगी। ये बोलकर उसने तुरंत अपने कदम अपने कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा दिया और फिर दरवाजे पर आकर बोली, अब मैं इस कमरे में तभी वापस आऊंगी जब आप यहाँ से चले जाएंगे, और हाँ, मेरे कमरे के साथ छेड़खानी मत कीजिएगा। अब आपका हर एक पत्ता मेरे सामने खुल चुका है। ये बोलकर वो वहां से चली गई और स्वरांश उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। धुनकी की आधे से ज्यादा बातें तो उसके सिर के ऊपर से जा चुकी थी। पता नहीं वो कौन से पत्तों के बारे में बात करके गई। लेकिन अब स्वरांश का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था। धीरे धीरे वक्त बीत गया और अब रात हो चुकी थी। रात को बाहर गार्डन एरिया में पूरा क्लब का माहौल बना हुआ था। पूल एरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। पूल के नीले पानी में लाइट्स की जो परछाइयां बन रही थी, उसे देखते ही हर किसी का नाचने का मन हो रहा था। प्रियांशी अपने रूम में रेडी हो रही थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था और वो सामने धुनकी की तरफ देख रही थी, जो उसे पार्टी में जाने से मना कर रही थी, लेकिन प्रियांशी उसे गुस्से से घूर रही थी। धुनकी तुरंत बोली, माना कर प्रियांशी, मैं सच में ऐसी पार्टी वगैरह में नहीं जाती। ये तेरी शादी की कॉकटेल पार्टी है और तू जानती है यहाँ पर ड्रिंक वगैरह सब होगा और ये सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रियांशी मुंह बनाते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, बस बहुत हुआ। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे नहीं पता तुझे मेरे साथ इस पार्टी में जाना ही होगा। अगर तू इस पार्टी में नहीं गई तो मैं भी इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। धुनकी हैरानी से बोली, ये क्या बात हुई? प्रियांशी झट से बोली, बस मेरी तो यही बात है। तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना तो तेरी मर्जी। लेकिन मैं अब इस पार्टी में तभी जाऊंगी जब तू मेरे साथ चलेगी। उसकी बात पर अब धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। अगले ही पल प्रियांशी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और उसने जल्दी से अपनी क्लोजेट में से एक ड्रेस निकाल कर धुनकी को दी। उस ड्रेस को देखकर धुनकी के होश उड़ गए। वो व्हाइट कलर की एंकल लेंथ ड्रेस थी, लेकिन साइड स्लिट थी, जिसकी वजह से उसके गोरे पैर उस ड्रेस में साफ नजर आने वाले थे और ऊपर से ऑफ शोल्डर। वो ड्रेस धुनकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे ही पहनेगी। वो जल्दी से बोली, ये बहुत ज्यादा है प्रियांशी, मैंने आज तक कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी। मैं नहीं पहन पाऊंगी इसे, तू प्लीज समझने की कोशिश। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी बोली, मैंने कहा ना, तुझे यही ड्रेस पहनी है तो तुझे यही ड्रेस ही पहननी होगी। प्लीज पहन लेना धुनकी। सिर्फ आज ही का तो मौका है, उसके बाद तुझे पता है तू कभी ऐसी ड्रेस पहनेगी भी नहीं। प्लीज मेरे लिए पहन ले। धुनकी उसकी रिक्वेस्ट को अब रिजेक्ट नहीं कर पाए और उसने उसके हाथों से वो ड्रेस ले ली। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओके फाइन, तू अपनी पार्टी में चल, मैं ये ड्रेस पहन कर आती हूँ। प्रियांशी जल्दी से बोली, नहीं, मैं तेरे साथ ही चलूंगी। धुनकी मुस्कुराए और बोली, मैंने कहा ना बाबा, मैं आ जाऊंगी, वादा है मेरा। तू जा अपनी पार्टी एंजॉय कर, मैं बस 15-20 मिनट में आती हूँ। उसकी बात पर प्रियांशी जल्दी से बोली, इतनी जल्दी भी नहीं है, आराम से अच्छे से मेकअप करके आना। आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगनी चाहिए तू। धुनकी उसकी बात पर हंसी और बोली, शादी तेरी है लेकिन तुझे खूबसूरत मुझे लगवाना है। तू और तेरी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। खैर, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ और जल्दी से रेडी होकर नीचे पार्टी में आती हूँ। उसकी बात सुनकर प्रियांशी अब मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और धुनकी भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तकरीबन 15-20 मिनट बाद धुनकी मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को मिरर में देख रही थी। व्हाइट कलर की उस ड्रेस में धुनकी सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे कंधों पर उसके स्ट्रेट बाल झूल रहे थे और कानों में पहने हुए पल्स वाले ईयररिंग उसे और अच्छी लुक दे रहे थे। चेहरे पर न्यूड मेकअप था। खुद को देखते हुए ही अचानक धुनकी के होश उड़ गए जब उसे याद आया कि आज तो उसे स्वरित से मिलने टेरेस पर जाना है। वो जल्दी से बोली, ऐसा करूंगी, थोड़ा वक्त पार्टी में बिताकर उसके बाद टेरेस पर चली जाऊंगी। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो भी स्वरित के साथ अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच चुकी है। तकरीबन 10 मिनट बाद वो ओबरॉय पैलेस के अंदर वाले दरवाजे से निकलते हुए बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई।
एकदम से लाइट उसके ऊपर फोकस हुई तो उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन अब कईयों की नजरें उस पर टिक चुकी थी। वेदिका और स्वरांश एक दूसरे के साथ खड़े थे। वेदिका स्वरांश से सॉरी बोल रही थी क्योंकि स्वरांश का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब स्वरांश की नजरें धुनकी पर टिकी हुई थी और उसे देखते हुए उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। अपनी इन्हीं धड़कनों को वो समझ नहीं पाता था। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था और उसे यूं देखकर वेदिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वही स्वरित भी मुस्कुराते हुए धुनकी की तरफ देख रहा था। हालांकि धुनकी की ऑथेंटिक इंडियन लुक उसे हमेशा पसंद आई थी, लेकिन आज इस वेस्टर्न लुक में तो जैसे धुनकी ने उसके दिल पर कहर ढा दिया था। धुनकी शर्माते हुए आगे की तरफ आई। प्रियांशी ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत उसकी तरफ आई। उसके हाथों में ड्रिंक का एक गिलास था और वो खुशी से झूम रही थी। लेकिन अब धुनकी के पास आकर वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह गॉड कितनी औसम लग रही है तू। सच बताऊं अगर मेरी शादी आर्यन से नहीं हो रही होती ना तो मैं तो तुझसे शादी कर लेती। सच में मेरा तो दिल आ गया तुझ पर। उसकी बात सुनते हुए धुनकी हंसी और बोली, कैसी बातें कर रही है तू। अगर आर्यन ने सुन ली ना तो वो सच में शादी तोड़ देगा। प्रियांशी मुस्कुराए और बोली, तोड़ता है तो तोड़ दे, तू है ना मेरे लिए, तू कर लेना मुझसे शादी। धुनकी को समझ नहीं आया वो प्रियांशी से क्या ही कहे। तभी स्वरित वहां पर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो धुनकी। उसकी बात पर अब धुनकी हल्का सा मुस्कुराई। तभी सामने धुनकी के एक दोस्त ने माइक अपने हाथों में लिया और डांस की अनाउंसमेंट कर दी। डांस की अनाउंसमेंट होते ही प्रियांशी ने खुश होते हुए झट से धुनकी का हाथ स्वरित के हाथ में दिया और बोली, अब होगा डांस। बहुत मजा आएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ डांस कीजिएगा। सच बताऊं इतना तो मुझे अपने डांस में इंटरेस्ट नहीं जितना आपके डांस में है। ये बोलकर वो जल्दी से अब आर्यन के पास भाग गई और धुनकी और स्वरित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्वरित जल्दी से बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है धुनकी तो बता दो। धुनकी उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्कुरा कर बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर ओबरॉय, मैं आपके साथ डांस करूंगी। उसकी बात सुनकर स्वरित के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई लेकिन स्वरांश की गुस्से से मुठ्ठियां कसी हुई थी। वेदिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है स्वरांश जैसे धुनकी की वजह से तुम इफेक्ट होने लगे हो। कहीं तुम्हें स्वरित और धुनकी से जलन तो नहीं होने लगी। आई मीन धुनकी को स्वरित के करीब जाते हुए देख तुम्हें कुछ कुछ होने तो नहीं लगा। उसकी बात पर स्वरांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, नो नेवर। मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने भाई से बहुत फर्क पड़ता है। वो बहुत सीधे और सिंपल इंसान है वेदिका, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मुझे बस सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की फिक्र है वरना। वेदिका तुरंत बोली, लेकिन इसमें तुम क्या कर सकते हो। आई मीन तुम खुद देख रहे हो कि स्वरित उसके करीब जाने का एक मौका नहीं छोड़ता। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं। स्वरांश उसकी बात बीच में काट कर बोला, लेकिन अब नहीं आएंगे क्योंकि मैं उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने ही नहीं दूंगा। वेदिका हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। अगले ही पल अब स्वरांश ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर डांस फ्लो की तरफ बढ़ गया जो कि पूल एरिया के पास ही था। सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ वहां पर खड़े थे। प्रियांशी आर्यन के साथ थी, उसकी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के साथ। स्वरित ने धुनकी की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और धुनकी भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अब वेदिका के साथ स्वरांश भी वहां पर आया और अपनी तिरछी नजरों से धुनकी को देखने लगा। अगले ही पल वहां पर लाइट ऑफ हो गई और सिर्फ डिम लाइट जलने लगी, जिसकी वजह से वहां का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था। धुनकी को अब थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन जब म्यूजिक चलने लगा तो उसकी वो बेचैनी भी कम होने लगी। उसने स्वरित की तरफ देखा और म्यूजिक पर ध्यान देने लगी। स्वरित ने भी उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और ज्यादा कस दिया और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए डांस करने लगे। हो जब से मिला है इश्क तेरा, सांसों से दिल तक हूँ मैं तेरा। स्वरांश वेदिका के साथ डांस जरूर कर रहा था,
लेकिन उसकी नज़र वेदिका पर बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस मौका ढूंढ रहा था कि कब वेदिका को छोड़कर वो धुनकी के पास जाए। और तभी उसे मौका मिला, जब डांस शुरू होते ही पार्टनर्स बदलने लगे। उसने तुरंत वेदिका का हाथ छोड़ा और अगले ही पल स्वरित के हाथों से धुनकी का हाथ खींच लिया। धुनकी लड़खड़ा गई, लेकिन स्वरांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया। धुनकी की धड़कनें तेजी से चल रही थी और उन धड़कनों को स्वरांश भी सुन सकता था। धुनकी भी स्वरांश की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर रही थी, क्योंकि गिरने के चक्कर में उसने भी अपना हाथ स्वरांश के सीने पर रख दिया था। अगले ही पल अब धुनकी होश में आकर स्वरांश से दूर जाने लगी, लेकिन स्वरांश ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, नहीं जाने दूंगा तुम्हें खुद से दूर, नहीं जाने दूंगा। उसकी बात पर धुनकी चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। एपिसोड 28 पैसे मांग रही थी तुम मुझसे और बदले में मुझे क्या ऑफर कर रही थी। ओबरॉय पैलेस। प्रियांशी और आर्यन की कॉकटेल पार्टी चल रही थी और अब डांस फ्लोर पर डांस स्टार्ट हो चुका था। डांस स्टार्ट होते ही पार्टनर्स भी बदल गए थे और स्वरांश अब धुनकी के साथ डांस करने लगा था। उसने धुनकी की कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे और धुनकी के हाथ भी खुद ब खुद स्वरांश के सीने पर आ गए थे। स्वरांश की बात ने धुनकी के होश उड़ा दिए थे। वो तुरंत बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उसके सवाल पर स्वरांश होश में आया। अभी अभी उसने धुनकी से कहा था कि वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा, और अब वो खुद हैरान था कि उसने धुनकी से ऐसी बात क्यों कही। धुनकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने देंगे मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, लेकिन मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी, इसलिए छोड़िए मुझे आपके साथ डांस नहीं करना। ये बोलकर उसने अपने हाथ स्वरांश के सीने से हटा लिए थे और उसके हाथ, जो उसकी कमर पर थे, उन्हें भी हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वरांश ने अपने हाथों को थोड़ा और ज्यादा कस दिया और धुनकी को अपने करीब खींचते हुए बोला, जब मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तो अपनी ये बेकार की कोशिशें बंद करो। क्योंकि स्वरांश ओबरॉय कुछ चाहे और वो हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये बोलकर अब उसने अपना हाथ धुनकी की पीठ पर रख दिया। हो जब से मिला है इश्क तेरा, सांसों से दिल तक हूँ मैं तेरा। हो जब से मिला है इश्क तेरा, सांसों से दिल तक हूँ मैं तेरा। उसका हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर धुनकी के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो जल्दी से बोली, आप मुझे छोड़ रहे हैं मिस्टर स्वरांश ओबरॉय या फिर नहीं? स्वरांश तुरंत बोला, नहीं छोड़ूंगा, बताओ क्या करोगी? धुनकी गुस्से से बोली, मैं शोर मचाऊंगी, फिर देखते हैं आप अपना हाथ मुझ पर से हटाते हैं या नहीं। ये बोलकर वो जैसे ही अपना मुंह खोलने लगी, स्वरांश ने तुरंत उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर लिया। धुनकी की सांस एकदम से हलक में अटक गई और वो अपनी गहरी गहरी नजरों से स्वरांश को देखने लगी। प्यार तेरी अंखियां दे विच पढ़ के बेशक मैंने तुझको सौंप दिया, मुझे है एक तेरी परवाह जिन सारी मैं तेरे पे वारिया। स्वरांश की गहरी सांसें धुनकी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। स्वरांश दांत पीसते हुए बोला, शोर मचाओगी तुम, मचाओ, लेकिन अगर अब तुम्हारे ये लब खुले तो इन्हें मैं बंद अपने लिबों से करूंगा। उसकी बात सुनकर अब धुनकी के होश उड़ गए। वो बस स्वरांश की तरफ देखती रह गई। स्वरांश अपना हाथ उसकी पीठ पर रखकर अब उसकी पीठ को हल्का हल्का सहलाने लगा। धुनकी ने जल्दी से उसे दूर जाना चाहा, इसलिए वो खुद ही पीछे की तरफ हटी, लेकिन अगले ही पल स्वरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा तो धुनकी सीधा उसके सीने से आ लगी। स्वरांश ने तुरंत उसे अपनी बाहों में कस लिया और धुनकी बेचैन होगी। इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच जो सिचुएशन बन रही थी वो भी बहुत अलग थी। दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन आज दोनों की ही नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। हालांकि स्वरांश धुनकी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि धुनकी स्वरित के पास जाए, लेकिन अब उसका दिल भी कुछ और ही कहने लगा था। उसकी सांसों ने जिस तरह से गहरा होना शुरू कर दिया था, उसके जज्बात बदल रहे थे। हो मैं ता इश्क इश्क करके हो सारी दुनियादारी छड़के।
स्वरित धुनकी की तरफ देख रहा था। उसे धुनकी के साथ डांस करना था, लेकिन जब डांस पार्टनर दोबारा बदले तो स्वरांश धुनकी को लेकर दूसरी तरफ चला गया, जिसकी वजह से वो धुनकी के साथ ही डांस करता रह गया और बाकी सब ने डांस पार्टनर्स बदल लिए, लेकिन धुनकी स्वरांश के पास ही रह गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, गलत कर रहे हैं आप मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। स्वरांश तुरंत बोला, सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार कह दिया, नहीं दूर जाने दूंगा मतलब नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो अब उसकी गर्दन पर झुकने लगा। हो तुझे एक बात मैं कहना सोनिया, कि सिर्फ तू मेरी मैं तेरा। धुनकी ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए और उसके नाखून स्वरांश को चुभने लगे। स्वरांश अब उसकी गर्दन पर और भी ज्यादा झुका और उसके होंठ धुनकी की गर्दन को छूने लगे। धुनकी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो स्वरांश को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं, जैसे स्वरांश ने उसे पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर रखा हो। वो अब हल्का हल्का उसकी गर्दन को चूमने लगा तो धुनकी की सिसकी निकल गई। वहां पर डिम लाइट थी, इसकी वजह से किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन स्वरित उनकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, पर बीच में लोग इतने थे कि वो स्वरांश और धुनकी को देख नहीं पा रहा था। धुनकी के हाथ अब धीरे धीरे स्वरांश की गर्दन पर आने लगे और उसके नाखून भी स्वरांश के गर्दन पर चुभने लगे, जिसकी वजह से स्वरांश उसे अब पूरी तरह से किस करने लगा था। तू बस मेरी बनके रहना या मुझे दस्तखत कर देना सोनिया। लेकिन अचानक की धुनकी का हाथ पकड़कर किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा तो स्वरांश हैरान रह गया। उसने धुनकी का हाथ कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्वरित ने धुनकी की कमर पर अपना हाथ रख दिया था और उसे दूसरे हाथ से थाम भी लिया था। धुनकी का दिल धक सा रह गया। उसकी नजरें अब खुद ब खुद स्वरांश पर चली गई थी, जो उसे ही देख रहा था। स्वरांश के सामने वेदिका खड़ी हो गई थी और वो उसके साथ उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर डांस करने लगी थी, जबकि स्वरांश का ध्यान अभी भी धुनकी पर था। वेदिका स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या चल रहा है स्वरांश? मुझे लगा तुम उस लड़की को स्वरित की जिंदगी से निकलना चाहते हो क्योंकि वो लड़की ओबरॉय खानदान के लिए सही नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम खुद उस लड़की के दीवाने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश होश में आया और गुस्से से बोला, खबरदार, अगर फालतू की कोई बकवास की तो। ना मुझे उस लड़की से कोई लेना देना है और ना ही मैं उस लड़की का दीवाना हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को उसके जाल से बचना चाहता हूँ और तुम, माना तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहोगी और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। ये बोलकर उसने एक झटके से वेदिका को खुद से दूर किया और तुरंत वहां से चला गया। वेदिका हैरान रह गई। आज जिस तरह से स्वरांश ने उससे बात की थी, पहले उसने कभी इस तरह से उसे कुछ नहीं कहा था। वेदिका ने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली क्योंकि स्वरांश अब उसे अपने हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। वो भी तुरंत स्टेज से उतरी। उसे अकेले वहां पर खड़ी रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी। वही स्वरित धुनकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं डांस तुम्हारे साथ करना चाहता था, लेकिन ये पार्टनर्स चेंज होने के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ तो डांस कर ही नहीं पाया। धुनकी उसकी बात पर बस हल्का सा मुस्कुराई। स्वरित ने उसकी कमर पर अपना हाथ थोड़ा सा और कस दिया तो धुनकी ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिल बेसब्ब हुआ है हो मैं इतना इश्क इश्क करके, हो सारी दुनियादारी छड़ के। उसे सॉन्ग के लिरिक्स गाते हुए देखकर धुनकी की मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा लंबी हो गई। हो तुझे एक बात मैं कहना सोनिया, कि सिर्फ तू मेरी मैं तेरा। तू बस मेरी बनके रहना या मुझे दस्तखत कर देना सोनिया। सॉन्ग सुनते हुए स्वरित ने धुनकी का हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और फिर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके पेट पर हल्के से अपना हाथ रख दिया। धुनकी की धड़कनें एक बार फिर से तेज होने लगी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। स्वरित के उसके करीब आने पर उसकी धड़कनें बढ़ जाए, वो तो समझ आता है, लेकिन स्वरांश के करीब आने पर वो वैसा कैसे फील कर सकती है? ये सवाल उसे परेशान किए जा रहा था।
स्वरित उसे खोया हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ ही देर में तुम टेरेस पर आओगी ना। धुनकी उसकी बात सुनकर चौंक गई। वो तो एक बार फिर से टेरेस के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराए और बोली, जरूर, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर उसने स्वरित के कंधे पर से अपना हाथ हटाया और तुरंत वहां से पीछे की तरफ चली गई। स्वरित मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। धुनकी जल्दी से सीढ़ियां उतर कर नीचे की तरफ आई और सामने ड्रिंक काउंटर की तरफ चली गई। उसने अपने लिए सॉफ्ट जूस लिया और उसे पीने लगी। उसका गला सूख रहा था। तभी एक शख्स उसके पास आया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर जोर से दबाते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, कैसी हो तुम। उसका हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर धुनकी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मेरी इजाजत के बिना टच करने की। वो शख्स तरुण जल्दी से बोला, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने। देखा था अभी मैंने तुम्हें, कैसे तुम ओबरॉय भाइयों के साथ डांस कर रही थी। पहले एक तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब होकर तुम्हें किस कर रहा था, तुम्हारे साथ डांस कर रहा था, और फिर तुम दूसरे के साथ कैसे क्लोज हो रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, एक ही टाइम पर दोनों के साथ चक्कर चला रखा है। उसकी बात पर धुनकी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, माइंड योर लैंग्वेज। अब तरुण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, क्या बात है, तुम तो बड़ी जल्दी गुस्सा कर रही हो। अच्छा बताओ, क्या लोगी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, माना ओबरॉय नहीं हूं मैं, लेकिन उनसे कम भी नहीं हूं। धुनकी का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने जोर से तरुण को धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज सुनकर सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया, क्योंकि अब तक तो डांस भी खत्म हो गया था। धुनकी गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए तरुण को देख रही थी और तरुण के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। अगले ही पल वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, तो तुम तो गुस्सा करने लगी। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई गर्लफ्रेंड, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। उसकी बात पर धुनकी हैरान रह गई। भला उसने तरुण को कब प्रपोज किया जो वो ऐसी बातें बोल रहा था। तरुण तुरंत बोला, तुम जैसी लड़कियां आज तक मुझे कभी समझ नहीं आई। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ इसी बात के लिए इस तरह की पार्टीज में आती हो ना, ताकि हम जैसे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसा सको। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, ऐसे बेवजह मुझसे चिपकना बंद करो। अब तो धुनकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं स्वरांश और स्वरित हैरानी से धुनकी की तरफ देख रहे थे, जो चुप थी। स्वरित जल्दी से धुनकी के पास आया और बोला, क्या हुआ धुनकी, तुम ठीक तो हो ना, और ये तरुण क्या कह रहा है। धुनकी जल्दी से स्वरित की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता मिस्टर ओबरॉय, मैंने तो इसे कुछ कहा ही नहीं, ये खुद ही ना जाने क्या क्या बोले जा रहा है। शायद इसका दिमाग घूम गया है जो ये इतनी बकवास कर रहा है। ये सब जो ये मेरे लिए बोल रहा है ना, ये सब तो मुझे इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि पता है आपको, इसने मेरे साथ क्या किया। इसने मुझे गलत तरह से टच। उसके बाद पूरी होती उससे पहले ही तरुण सार्कास्टिक वे में हंसा और बोला, वाह, क्या बात है, एक तो खुद छिछोरी हरकतें करती हो और फिर इल्जाम भी मुझ पर लगती हो। यू नो वॉट, स्वरित बेशक से तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की हो तुम। पैसे मांग रही थी तुम मुझसे, और बदले में मुझे क्या ऑफर कर रही थी, ये बताऊं क्या मैं सबको। जैसे ही उसने कहा अगले ही पल किसी ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे जोरों से खींच लिया, और वो कोई और नहीं स्वरांश था, जो अब तक साइड में खड़ा चुपचाप तरुण की बातें सुन रहा था। उसने गुस्से से एक जोरदार पंच तरुण के चेहरे पर जड़ दिया और दांत पीसते बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई धुनकी के बारे में इस तरह से बकवास करने की। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और वो लगातार अब तरुण के चेहरे पर पंच जड़े जा रहा था। उसे यूं देखकर हर कोई हैरान था। धुनकी खुद शॉक्ड रह गई थी। अगर स्वरित कोई हरकत करता, वो तरुण को सजा देता या उससे कोई बात करता तो अलग बात थी, लेकिन स्वरांश
स्वरांश का ये रिएक्शन तो उसे भी समझ में नहीं आया। वो जो खुद उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो किसी और के ऐसी हरकत को करने पर इतना कैसे भड़क गया। स्वरित ने जल्दी से जाकर स्वरांश को संभालना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने स्वरांश के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, शांत हो जाओ स्वरांश, बैठकर बात करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसे गुस्सा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश ने उसका हाथ दूर झटक दिया था। वो अब अपना पैर जोर से तरुण के पेट पर मारते हुए बोला, दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। चला जा तू यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है और मैंने ही तुझे इस पार्टी में इनवाइट किया है। उसकी बात सुनकर तरुण हैरान रह गया था। वो नीचे जमीन पर गिर चुका था और दर्द से तड़प रहा था, जबकि सामने ही खड़ी वेदिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो, क्योंकि तरुण को बुलाने का आइडिया उसने ही स्वरांश को दिया था और उसे बुलाने के पीछे वेदिका का मकसद ही यही था कि वो पार्टी में सबके सामने धुनकी को जलील करेगी। वेदिका जल्दी से आगे आई और स्वरांश को संभालते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम स्वरांश? तरुण हमारा बचपन का दोस्त है, तुम ऐसे उसे सबके सामने इंसल्ट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश ने उंगली दिखाकर उसे चुप कराया और बोला, चुप रहो तुम, मुंह मत खुलवाओ वरना मैं वो बोल दूंगा वेदिका जो तुम सुनना नहीं चाहती। उसकी बात पर वेदिका के होश उड़ गए। एपिसोड 29। अपने दिल में कोई गलतफहमी मत रख लेना। ओबरॉय पैलेस। वेदिका के होश उड़े हुए थे। अभी अभी स्वरांश ने जिस तरह से उसे सुनाया वो अब बिल्कुल चुप हो गई थी, और तरुण जो गुस्से से स्वरांश को देख रहा था वो भी अब शांत हो गया। अगर स्वरांश वेदिका को इस तरह से सुना सकता है तो उसका तो वो न जाने क्या ही हाल करेगा, इसलिए वो तुरंत पीछे की तरफ हट गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अब स्वरांश की नजरें धुनकी पर गई, जो अपनी नजरें नीचे की तरफ झुकाए रो रही थी। पता नहीं अब उसे यहाँ पर और क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता था। स्वरित धुनकी के कंधे पर अपना हाथ रख कर बोला, आई एम सो सॉरी धुनकी, ये सब जो भी हुआ तरुण की तरफ से मैं माफी मांगता। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी बोली, प्लीज मिस्टर ओबरॉय, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाए। इस तरह के लोग तो जिंदगी में मिलते ही रहते हैं, लेकिन धुनकी ऐसे लोगों की इतनी टेंशन नहीं लेती। लोगों का क्या है, वो तो दूसरों को खुश देखकर उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए आ ही जाते हैं। लेकिन ये तो हम पर डिपेंड करता है, ना कि हम उन लोगों का सामना कैसे करते हैं। उन लोगों से हार मान जाते हैं, उनकी बातों से खुद का दिल दुखाते हैं, या फिर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। उसकी बात सुनकर स्वरित मुस्कुराया और बोला, आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया धुनकी। मुझे लगा शायद तुम तकलीफ में होगी, लेकिन तुम्हारा ये स्पिरिट देखकर सच में आई एम प्राउड ऑफ यू। उसकी बात पर धुनकी मुस्कुराए और उसने नजरें उठाकर स्वरांश की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसे देखकर अब उसके दिल में एक अजीब ही हलचल हो रही थी। स्वरांश ने जैसे ही उसकी नजरें खुद पर महसूस की, वो तुरंत वहां से चला गया। धुनकी उसके जाने के बाद स्वरित की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपसे एक बात कहूं मिस्टर ओबरॉय? स्वरित ने तुरंत पूछा, हाँ बोलो ना। धुनकी ने अब एक नजर प्रियांशी की तरफ देखा जो वहीं पर खड़ी थी। वो स्वरित और प्रियांशी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं अपने रूम में जाऊं? मैं जानती हूँ पार्टी अभी कंटिन्यू है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। प्रियांशी जल्दी से आगे आई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, आई एम सो सॉरी धुनकी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। धुनकी झट से बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है प्रियांशी, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। स्वरित धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम रेस्ट करना चाहती हो तो फाइन। मैं जानता हूँ आज हमारे कुछ प्लान थे, पर मैं भी नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल होकर मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। मैं चाहता हूँ कि जब तू मेरे साथ हो तो तुम पूरी तरह से खुश रहो, इसीलिए तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो। हम कल सुबह मिलेंगे।
उसकी बात सुनकर धुनकी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। वो अब सीधा अपने रूम में आई। वेदिक गुस्से से उसे वहां से जाते हुए देख रही थी। वो अब स्वरांश को ढूंढने लगी जो उसे वहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढते हुए अब वो बाहर की तरफ आई तो देखा स्वरांश पूल के पास खड़ा था। वो उसके पीछे आकर खड़ी हुई और बोली, तुम तरुण की बातों का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो स्वरांश? उसकी बात सुनकर स्वरांश तुरंत उसकी तरफ घूमा और बोला, ओ रियली? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? जैसे तुम नहीं जानती मेरे गुस्से का रीजन। तरुण को यहाँ पर बुलाने वाली तुम हो वेदिका। मैं तो कितने दिनों से उसके साथ कांटेक्ट में भी नहीं था। तुमने ही तरुण को यहाँ पर बुलाया ये जानते हुए भी वो कितना घटिया आदमी है। और मैं इतना तो जानता हूँ तुम्हें कि जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी। कल तुमने धुनकी को ड्रग्स की हालत में उस लड़के के साथ रूम में बंद करना चाहा और आज तरुण के साथ वो सारी बातें। तुम इस हद तक कब से गिरने लगी वेदिका? वेदिका गुस्से से बोली, माइंड योर लैंग्वेज स्वरांश। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने लिए नहीं कर रही हूँ। स्वरांश तुरंत बोला, फॉर गॉड सके अगर ये तुम मेरे लिए कर रही हो तो मत करो। मुझे तुम्हारी ऐसी कोई हेल्प नहीं चाहिए जिसकी वजह से किसी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाए। मुझे धुनकी को अपने भाई से दूर करना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे इस तरह से बदनाम करूंगा। वो एक लड़की है वेदिका और तुम जानती हो कि एक लड़की के लिए उसकी रिस्पेक्ट कितनी जरूरी होती है। वेदिका उसकी बातों पर गुस्सा हो रही थी लेकिन वो स्वरांश को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए तुरंत बोली, मुझे माफ कर दो स्वरांश। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे सच में धुनकी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम कहो तो मैं धुनकी से भी माफी मांग लूंगी। लेकिन प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत होना। तुम जानते हो तुम मेरे लिए बहुत मैटर करते हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, सिर्फ दोस्त ही नहीं दोस्त से भी कहीं आगे बढ़कर। उसकी बात सुनकर स्वरांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो वेदिका की इस बात का जवाब देना चाहता था लेकिन फिलहाल वो चुप रहा। वेदिका अब मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बालकनी में खड़ी धुनकी उन दोनों की तरफ देख रही थी और उन दोनों को यूं गले लगे हुए देखकर उसके दिल में स्वरांश के लिए जो फीलिंग उमड़ रही थी वो अब एक बार फिर से खत्म हो गई और वो बालकनी का दरवाजा बंद कर अंदर की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में जा चुकी थी और तकरीबन रात के 2 बजे धुनकी को एहसास हुआ कि वो किसी की बाहों में है। उसकी आंखें एकदम से खुल गई। उसने तुरंत अपनी बगल में सो रहे इंसान के चेहरे पर अपना हाथ रखा। उसे कोई वहम नहीं हुआ था, सच में कोई था जो उसे अपनी बाहों में जाकर सो रहा था। वो गुस्से से बोली, कौन कौन है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरे रूम में आने की? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगी। ये बोलते हुए उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ साइड टेबल की तरफ बढ़ाया लेकिन उस इंसान ने जब धुनकी को जागते हुए महसूस किया और उसकी आवाज सुनी वो भी तुरंत पूरी तरह से सतर्क हो गया था। उसने जल्दी से धुनकी का दूसरा हाथ अपने हाथ में जकड़ा और उसका मुंह दबाने लगा। धुनकी ने उसे धक्का देकर खुद से अलग करने की कोशिश की लेकिन वो धुनकी को छोड़ ही नहीं रहा था। धुनकी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, पर वो इंसान भी कम नहीं था। आखिर धुनकी ने जोर से उसकी कमर के पास लात मारी तो उस इंसान की दर्द से चीख निकली। उसका हाथ धुनकी की पकड़ से ढीला हो गया। धुनकी ने अगले ही पल अब उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से वार किया और उसकी गर्दन को पूरी तरह से खरोच दिया। वो इंसान एक बार फिर से दर्द से कराह उठा। धुनकी के ऊपर से उसके हाथ हट चुके थे। वहीं धुनकी ने जैसे ही खुद को आजाद महसूस किया वो तुरंत बिस्तर से उठी और साइड लैंप की तरफ बढ़ गई। लेकिन तभी उस शख्स ने उसे जोर से धक्का दिया तो धुनकी नीचे की तरफ गिर गई। उसकी भी दर्द से चीख निकल गई। उसके पैर पर जोरों से चोट लगी थी। उसकी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि बाहर तक उसकी आवाज सुनाई दी होगी। धुनकी दर्द से तड़पते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी। उसके पैर में सच में बहुत ज्यादा जोरों से लगी थी। तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला और रूम की लाइट ऑन हुई।
धुनकी ने दर्द से तड़पते हुए दरवाजे की तरफ देखा जहां पर स्वरांश खड़ा था। स्वरांश ने जब उसे इस तरह दर्द से तड़पते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? धुनकी गुस्से से बोली, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये बोलते हुए उसकी नजर अब स्वरांश की गर्दन पर गई जो बिल्कुल ठीक थी। स्वरांश इस वक्त पूरी तरह से शर्टलेस था, क्योंकि वो आराम से सो रहा था और जब उसने धुनकी की चीख सुनी तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पहले अपने कपड़े पहने, इसलिए वो बस लोअ में ही धुनकी के रूम में आ गया था। धुनकी को यूं अचानक से चुप होते हुए देखा स्वरांश तुरंत बोला, क्या हुआ बताओ ना? तुम ऐसे बिस्तर से नीचे कैसे गिरी? और तुम्हारे पैर में इतनी चोट? क्या हुआ, सब ठीक है ना? धुनकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वरांश को क्या कहे। क्या वो जिस इंसान को इतने दिनों से स्वरांश समझ रही है वो स्वरांश नहीं है? अगर वो स्वरांश नहीं है तो वो कौन है, और अगर वो स्वरांश है तो इतनी जल्दी उसकी गर्दन के जख्म ठीक कैसे हो गए? क्योंकि जिस तरह से धुनकी ने उसकी गर्दन को नोचा था तो उसकी गर्दन पर तो खून नजर आना चाहिए था, और इतनी जल्दी तो स्वरांश कुछ ऐसा कर भी नहीं सकता था कि वो जख्म छुप जाए। वो अब थोड़ा हिचकिचाकर बोली, मैं ठीक हूँ, पर पैर पर बहुत जोर से चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है। दवा दवा लगानी पड़ेगी। स्वरांश तुरंत बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं लगा देता हूँ। मुझे बताओ, तुमने मेडिकल बॉक्स कहाँ रखा है? धुनकी ने सामने की तरफ इशारा किया। स्वरांश जल्दी से कैबिनेट की तरफ बढ़ गया और वहां से मेडिकल बॉक्स लेकर वापस धुनकी के पास आया। वो धुनकी के पैरों के पास बैठा और जैसे ही उसने धुनकी का पैर छुआ धुनकी को अजीब से एहसास हुए। ये वो टच नहीं था जो उसने कुछ वक्त पहले ही फील किया। उस इंसान के हाथ थोड़े अजीब थे, थोड़े सख्त, लेकिन स्वरांश के हाथ उतने सख्त नहीं थे। उसका छूने का तरीका बहुत अलग था। धुनकी को जैसे ही वो दवा ठंडी ठंडी अपने पैर पर महसूस हुई उसने तुरंत अपना पैर खींचा और एक बार फिर से उसकी दर्द से आह निकल गई। वो बुरी तरह से तड़प उठी। स्वरांश तुरंत बोला, क्या कर रही हो धुनकी? पहले मुझे दवा लगाने तो दो। धुनकी की आंखों से आंसू निकल गए। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, नाच रही थी क्या बिस्तर पर, जो ऐसे गिर गई? धुनकी गुस्से से बोली, बकवास मत करो। स्वरांश भी जल्दी से बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। वरना जिस तरह से तुम बिस्तर से गिरी हो सोया हुआ इंसान तो नहीं गिरता, और इतनी ज्यादा चोट। बताओ, मुझे डांस कर रही थी क्या? धुनकी उसे क्या ही बताती, और अगर वो कुछ कहती तो स्वरांश उसे ही सुना कर चला जाता। उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं थे इस बात के कि सच में उसके रूम में कोई था, लेकिन अब धुनकी ने ध्यान दिया कि जब वो नीचे गिरी तो वो इंसान कहाँ गया। बालकनी का दरवाजा तो बंद था, जो उसने खुद बंद किया था, और रूम का दरवाजा स्वरांश ने खोला था, तो फिर वो इंसान कहाँ गायब हुआ? ये सोचते हुए उसका दिमाग घूम गया था और एक बार फिर से वो अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाने लगी। उसे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो उस इंसान की नजरों में है, लेकिन उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। अचानक ही उसे अपने गाल पर कुछ महसूस हुआ तो वो अपनी सोच से बाहर आई। स्वरांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे पैर पर ये चोट कैसे लगी, लेकिन चोट लगी है तो अब अपना ख्याल रखना। मैंने पेन किलर स्प्रे लगा दिया है और पट्टी भी कर दी है। अगर आज की रात आराम से रेस्ट करोगी तो कल सुबह तक चलने लायक हो जाओगी, वरना चला भी नहीं जाएगा। ये बोलकर वहां से जाने लगा। धुनकी झट से बोली, थैंक यू। उसके मुंह से थैंक यू सुनकर स्वरांश ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। धुनकी थोड़ा हड़बड़ा गई। वो तुरंत बोली, मेरा मेरा मतलब है मेरे पैर पर पट्टी बांधने के लिए थैंक यू। कुछ और मत समझ लेना, और किसी चीज के लिए थैंक यू नहीं बोल रही हूँ मैं तुम्हें। ये बोलते हुए वो उस पल को याद कर रही थी जब स्वरांश ने तरुण की पिटाई की। वही स्वरांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, मुझे तुमसे किसी थैंक यू की उम्मीद भी नहीं है और मुझे तुमसे कोई थैंक यू चाहिए भी नहीं। तुम्हारी मदद की, क्योंकि तुम दर्द में थी। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं जो सामने वाले पर सिर्फ इल्जाम लगाता रहूं।
और इतना पत्थर दिल भी नहीं हूं कि किसी के दर्द से फर्क ना पड़े। बस यूं ही मदद कर दी तुम्हारी। अब इसे लेकर अपने दिल में कोई गलतफहमी मत रख लेना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और धुन की बस उसे जाते देखती रह गई। अब वो खुद से ही बोली, अगर वो इंसान मिस्टर स्वरांश ओबरॉय नहीं है तो वो इंसान और कौन है? मुझे पता लगाना होगा। एक बार गलतफहमी हो सकती है, वहम हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वो जो कोई भी है ओबरॉय फैमिली में से ही है, क्योंकि फैमिली के अलावा तो और किसी का ओबरॉय पैलेस में इस तरह से घूमना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आखिर वो इंसान है तो है कौन? मुझे जल्दी पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? ये सोचते हुए अब धुनकी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। उसने अब अपनी रूम की लाइट ऑफ नहीं की और यूं ही सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। यूं ही तकरीबन 2-3 घंटे बीत गए और उसे नींद नहीं आई, लेकिन सुबह के 6 बजे उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उठने का वक्त हो गया था, लेकिन अब उसे नींद आ रही थी और फिर तकरीबन 9 बजे किसी ने पानी का गिलास उस पर डाला तो वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठी और सामने की तरफ देखने लगी। अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि उसके सामने वो इंसान खड़ा था जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो उसे देखते हुए सार्कास्टिक स्माइल पास कर रहा था। एपिसोड 30 मुझे मुझे माफ कर दो धुनकी। ओबरॉय पैलेस। धुनकी पर जैसे ही किसी ने पानी डाला वो हड़बड़ा कर बिस्तर से उठी और अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा झलक रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, स्वरांश था। स्वरांश को देखते हुए धुनकी ने मुंह बनाया और गुस्से से बोली, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन बिल्कुल ही दिमाग नहीं होगा इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। ऐसी कौन उठाता है? स्वरांश मुस्कुराया और बोला, स्वरांश ओबरॉय। उसका तरीका ऐसा ही है। अगर नहीं पसंद आया तो आगे से मेरे उठने से पहले उठ जाना। उसकी बात पर धुनकी ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और अपने बिस्तर से उठी। वो तुरंत बोली, अब दफा हो जाए यहाँ से, मुझे उठाने आए थे ना आप, तो मैं उठ गई। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें उठाने नहीं आया था, तुम्हें ये बताने आया था कि तुम यहाँ पर प्रियांशी की वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रही हो, इसलिए ये महारानियों की तरह यहाँ पर आराम फरमाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। देख रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे काम से ज्यादा तुम्हारा किसी और पर ध्यान है। उसकी बात सुनते हुए धुनकी मुस्कुराए और बोली, अच्छा, आपको बहुत पता है मेरा ध्यान किस पर है और किस पर नहीं। स्वरांश छत से बोला, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ। खैर, मुझे फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बस इतना याद रखो कि सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे यहाँ पर। आज प्रियांशी की हल्दी है और कल उसकी शादी। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म और तुम्हारा खेल भी खत्म, इसलिए बेहतर होगा सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और जाओ यहाँ से। ये बोलकर स्वरांश वहां से जाने लगा। धुनकी मुस्कुराए और बोली, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी तो? उसकी बात पर स्वरांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा। धुनकी मुस्कुराए और बोली, इतना ध्यान अगर तुम मुझ पर दे ही रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारे भाई प्यार करने लगे मुझे और अब मेरे दिल में भी उनके लिए फीलिंग है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी, जिसका मतलब साफ है कि अब मेरा इस घर से रिश्ता परमानेंट जुड़ने वाला है। कब, कैसे, कहाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो जरूर, लेकिन जल्द ही वापस आने के लिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि उसने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन स्वरांश की बातें सुनकर वो बस उसे चिढ़ाना चाहती थी, उसका एटीट्यूड तोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो ये सब बोल रही थी। वही स्वरांश ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम कि मैं ये सब होने दूंगा। ये सब मेरे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने भाई की जिंदगी में एक ऐसी लड़की तो बिल्कुल नहीं आने दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों के लिए, उनके स्टेटस के लिए उनसे शादी कर रही है, वरना प्यार तो तुम जैसी लड़कियां कहाँ ही करती हैं। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही धुनकी को देखता रहा और फिर वहां से चला गया।
उसने धुनकी को जो सुनाया वो चीजें नहीं थी जो उसके दिल में थी, बल्कि चीजों उसके दिल में कुछ अलग ही थी। धुनकी के लिए उसके दिल में कुछ ऐसी फीलिंग थी जो वो समझ कर भी ना समझ बन रहा था। उसके जाने के बाद धुनकी ने अपना नाम में सिर हिलाया और बोली, पता नहीं कब इस स्वरांश ओबरॉय से पीछा छूटेगा। बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, जिसे बस अपनी हुकूमत चलानी है, इसे सामने वाले को तो समझना ही नहीं है। सो मीन और सो डोमिनेटिंग, ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई। आज शाम को प्रियांशी की हल्दी का फंक्शन होने वाला था तो उसे उसकी तैयारी भी करनी थी। उसने एक सर्वेंट को लेप वगैरह बनाने के लिए बोल दिया था और साथ ही साथ बाहर की डेकोरेशन की थीम भी समझा दी थी। येलो और पिंक कलर की डेकोरेशन में गार्डन खूबसूरती से सजने वाला था। अपना काम खत्म करने के बाद धुनकी अब वापस अंदर की तरफ आई। सब लोग पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुके थे, बस धुनकी को ही अब अपना खाना खाना था। उसे सबके साथ ब्रेकफास्ट करना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करने से थोड़ा बचती थी। तभी वसुंधरा जी वहां पर आई और बोली, सारा दिन यहाँ पर रोटियां ही तोड़ती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी? उनकी बात सुनकर धुनकी हैरान हुई, क्योंकि कल तो वसुंधरा जी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और आज अचानक से। तभी उसकी नजर पीछे वेदिका पर गई। वो समझ चुकी थी कि कल वसुंधरा जी उससे प्यार से क्यों बात कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रात को वेदिका जो खेल उसके साथ खेलने वाली है उसके बाद उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन स्वरित ने उसका साथ दिया और उस तरुण को बाहर निकाल दिया तो उन दोनों का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। धुनकी ने अपनी प्लेट की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये खाना मैं मुफ्त में नहीं खा रही हूँ आंटी जी, मैं यहाँ काम करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि खाना भी यही खाऊंगी। सो मुझे भी नहीं लगता मैंने फ्री में यहाँ की कोई रोटियां तोड़ी है, और रही बात काम की तो काम मैं अपना खत्म कर चुकी हूँ। आपको शाम को सारी डेकोरेशन अच्छे से हुई मिलेगी और साथ ही साथ बाकी सब काम भी। लेकिन हाँ, शायद बाकी के कुछ लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, बार बार प्लान फ्लॉप हो जाता है ना। जैसे लोग वैसे उनके प्लान पूरी तरह से वाहियात। ये बोलते हुए उसने वेदिका की तरफ देखा तो वेदिका गुस्से से कांप उठी। वो तुरंत बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? धुनकी उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्कुराए और बोली, मैंने तुमसे तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो लोगों की बात की है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बात की है तो अब क्या ही कहना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर थोड़ा एटीट्यूड था। वो मुस्कुराकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई और वेदिका गुस्से से कांपती रह गई। वसुंधरा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें बस गुस्से से चिल्लाना आता है वेदिका, अगर तुम्हारी जगह में होती तो अब तक तो इस लड़की का काम खत्म कर चुकी होती। वेदिका तुरंत बोली, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आंटी, लेकिन पता नहीं कैसे ये लड़की हर बार बच जाती है। स्वरित और स्वरांश दोनों इसका साथ देते हैं। आपको एक बात बताऊं, आप जानती नहीं है लेकिन ये लड़की आपके दोनों बेटों को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुकी है। एक तरफ स्वरित इसके लिए पागल है तो दूसरी तरफ स्वरांश भी। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर ये लड़की चाहती क्या है। और मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं इस लड़की की वजह से आपके दोनों बेटे आपके हाथ से ना निकल जाए या फिर वो दोनों आपस में ना लड़ पड़े। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी एकदम से परेशान हो उठी। वो गुस्से से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वेदिका तुरंत बोली, ऐसा ही होगा आंटी जी, आप याद रखिएगा मेरी बात। अगर आपने अभी इसका कोई इलाज नहीं किया तो देखना आप बाद में बहुत पछताएंगी। वसुंधरा जी झट से बोली, तुम कुछ करो वेदिका, मुझे ये लड़की अपने घर से बाहर चाहिए। मैं तो अपने एक बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी और ये तो मेरे दोनों बेटों को। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही वेदिका शातिर एक्सप्रेशन के साथ बोली, मेरे पास एक आइडिया है आंटी, लेकिन उसके लिए अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि वो सब चीज मुझे ओबरॉय पैलेस के अंदर करनी है, तो ऐसे में मुझे आपकी इजाजत और आपका साथ दोनों चाहिए। वसुंधरा जी तुरंत बोली, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, बस तुम इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दो। वेदिका मुस्कुराए और बोली, फिर आप फिक्र मत कीजिए,
बस आज की रात मेरा आखिरी दांव, और तब इस लड़की को पता चलेगा कि वेदिका कपूर से पंगा लेना सच में इसके लिए इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये बोलकर अब वेदिका शातिर नजरों से धुनकी के रूम की तरफ देख रही थी। शाम के तकरीबन 6 बजे धुनकी बाहर गार्डन में घूम रही थी। इस वक्त उसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो बस डेकोरेशन का फाइनल टच चेक कर रही थी। अब उसने अपनी हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा जहां पर 6 बजे बजे हुए थे। वो तुरंत बोली, मुझे प्रियांशी के पास भी जाना है, उसे रेडी करना होगा। ये सब तो हो गया। ये बोलकर वो जैसे ही अंदर जाने लगी, अचानक से साड़ी में उसका पैर लड़खड़ाया और तुरंत किसी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो जल्दी से बोली, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। ये जो बार बार आप मुझे गिरने से बचा लेते हैं ना, आप जानते नहीं है। ये बोलते हुए वो चुप हो गई क्योंकि वो सोच रही थी कि उसे स्वरित ने गिरने से बचाया, लेकिन उसे स्वरित ने नहीं बल्कि स्वरांश ने गिरने से बचाया था। उसे चुप होते हुए देखा स्वरांश कुछ बोला तो उससे पहले ही स्वरित वहां पर आया और बोला, धुनकी मुझे तुमसे कुछ काम है, जरा मेरे साथ आना। ये बोलते हुए उसकी नजरें धुनकी पर ही थी। स्वरांश ने तुरंत धुनकी की कमर पर से अपना हाथ हटा लिया। धुनकी स्वरित की तरफ बढ़ गई। वही स्वरांश धुनकी को देख रहा था। येलो कलर की साड़ी, उस पर व्हाइट कलर का ब्लाउज, जिसकी डोरियां पीछे की तरफ बंधी हुई थी और वो ब्लाउज स्लीवलेस था। उसे देखते हुए स्वरांश बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। कुछ तो था धुनकी में ऐसा जो स्वरांश जब भी उसे प्यार से देखता था तो बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता था। तभी वेदिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो सामने? स्वरांश उसकी आवाज सुनकर होश में आया। उसने अब वापस सामने की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वेदिका झट से बोली, कोई नहीं है वहां पर, लेकिन तुम्हारी नजरें किसे ढूंढ रही है? स्वरांश जल्दी से बोला, मेरी नजरें किसे ढूंढेंगी? किसी को भी तो नहीं। वेदिका मुस्कुराए और बोली, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए स्वरांश, क्योंकि ये बात कहते हुए मेरा दिल दुख रहा है। तुम जानते हो तुम्हारे लिए बेशक से मैं सिर्फ दोस्त हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती दोस्ती से भी बढ़कर थी। पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ ये देखकर कि तुम्हें किसी से प्यार हो रहा है। तुम हमेशा कहते थे कि प्यार जैसी चीजों पर तुम्हें जरा सा भी यकीन नहीं, लेकिन जब जब तुम धुनकी को देखते हो ना, तब तब तुम्हारी आंखों में धुनकी के लिए प्यार साफ नजर आता है। स्वरांश जल्दी से बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैं धुनकी से कोई प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। मुझे सिर्फ नफरत है उस लड़की से, और ये तुम फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सच में उसकी नजरें धुनकी को ढूंढ रही थी। वही धुनकी स्वरित के साथ थी। स्वरित ने एक रेड कलर का फ्लावर उसकी तरफ बढ़ाया तो धुनकी हैरान हो गई। स्वरित मुस्कुराते हुए बोला, तुम लगी इतनी खूबसूरत रही हो धुनकी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। बस तुम्हें बताना चाहता था कि तुम आज बिल्कुल इस गुलाब के फूल की तरह लग रही हो, एकदम नाजुक सी और एकदम खूबसूरत सी। उसकी बात सुनकर धुनकी मुस्कुराए और उसने स्वरित के हाथों से वो फूल ले लिया, और वही उन दोनों को देखते हुए अब स्वरांश की भौहें तन गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद ही प्रियांशी को हल्दी के लिए नीचे लाया गया और उसे सामने सोफे पर बिठाया गया। उसके पैर गोल्डन कलर की एक बहुत बड़ी परात में रखे हुए थे और उसे पानी और फूलों से भरा गया था। उसने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर उसने फ्लोरल ज्वेलरी कैरी की थी। इस वक्त प्रियांशी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे सब लोग गार्डन एरिया में इकट्ठे होने लगे और प्रियांशी की हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई। धुनकी ने जैसे ही उसे हल्दी लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रियांशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके हाथ की तरफ देखने लगी। धुनकी हैरान हुई। अगले ही पल प्रियांशी मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम स्वरांश भाई से प्यार करती हो। उसकी बात सुनकर धुनकी हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, क्या बोल रही हो तुम? तुम होश में तो हो ना? ये तुम्हारी हल्दी है, तुम मेरे बारे में। प्रियांशी मुस्कुराए और बोली, ये देखो। ये बोलते हुए उसने जब धुनकी का हाथ उसकी तरफ घुमा दिया तो धुनकी हैरान रह गई।
उसके हाथ पर मेहंदी से स्वरांश का नाम लिखा हुआ था। उसने खुद ने अभी तक ये नाम नहीं देखा था। वो झट से बोली, ये मैंने नहीं किया। वहीं उसके हाथों पर अपना नाम लिखा हुआ देखकर स्वरांश तुरंत उसके करीब आया और बोला, मुझे तो लगा तुम मेरे भाई को अपने जाल में फंसाना चाहती हो, लेकिन यहाँ तो तुमने मेरा ही नाम अपने हाथ पर लिखा हुआ है। मतलब तुम्हारा मकसद मैं हूँ। उसकी बात पर धुनकी तुरंत बोली, बकवास मत करो। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गई। प्रियांशी जल्दी से बोली, शायद ये मेहंदी वाली ने गलती से कर दिया होगा। ये बोलते हुए उसे अपनी ही बात याद आई जब उसने धुनकी के हाथों पर स्वरित का नाम लिखवाया था, लेकिन शायद मेहंदी वाली ने गलती से स्वरित की जगह स्वरांश लिख दिया। वो तुरंत बोली, मुझे मुझे माफ कर दो धुनकी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। धुनकी फीका सा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच में नहीं जानती ये नाम मेरे हाथ पर कैसे लिखा गया। लेकिन इसे मिटाना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बोलकर उसने एक नज़र स्वरांश की तरफ देखा और फिर तुरंत वहां से अंदर की तरफ चली गई। वेदिका ने वसुंधरा जी की तरफ देखा जिनके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। वो दोनों धुनकी को अंदर ही भेजना चाहती थी लेकिन उनके पास कोई बहाना नहीं था, पर यहाँ तो उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही स्वरांश ने अपने हाथों में हल्दी ली और प्रियांशी को लगाने लगा। स्वरित वहीं से कुछ ही दूरी पर खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। स्वरांश ने अब सामने की तरफ देखा जहां से धुनकी अंदर गई थी। वो पीछे की तरफ हटा और तुरंत वहां से अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आते हुए धुनकी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। तभी एक सर्वेंट ने उसके सामने जूस का गिलास बढ़ाया तो उसने तुरंत उस जूस को पिया और फिर अंदर चली गई। वही स्वरांश जब उसके पीछे पीछे अंदर आया तो देखा धुनकी अपने रूम में जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो भी धुनकी के पीछे पीछे उसके रूम में आ गया। आखिर वो भी जानना चाहता था कि धुनकी ने उसका नाम अपने हाथों पर क्यों लिखवाया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।